हमने कल चैप्टर 9 और 9A कवर किया था और आज से हमें चैप्टर 10 शुरू करना है। चैप्टर 10 इज अबाउट कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स। कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटीज ऑफ पब्लिक सर्वेंट सेक्शन 172 से लेके 190 तक चलने वाला है। इसमें बेसिकली कंटेम्प्ट का मतलब होता है अवमानना करना। अवमानना करना मतलब कि उनकी बात को नहीं मानना या उनके दिए हुए ऑर्डर को फॉलो नहीं करना या उनने जो कहा है वो ना करते हुए उसके अगेंस्ट कोई चीज करना, उनके ऑर्डर को इग्नोर कर देना, उसको कंटेम्प्ट कहते हैं। बट बेसिकली हम यहाँ पे कंटेम्प्ट कर रहे हैं लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट, यानी कि जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं उनके पास जो उनको लॉफुल अथॉरिटी मिलती है किसी चीज को करने की, किसी ऑर्डर को देने की, उनके पास ये लॉफुल अथॉरिटी होती है कि उन्हें अपनी ड्यूटीज डिस्चार्ज करते वक्त कुछ कुछ ऑर्डर देने की परमिशन होती है, उनके पास पावर होती है। वो उस ऑर्डर को देते हैं और हम अगर उसे फॉलो नहीं करते या हम उसे इग्नोर कर देते तो हम कहते हैं कि हम कंटेम्प्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट की लॉफुल अथॉरिटी के अंदर कोर्ट भी आ गया है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस, रेवेन्यू ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स एंड अदर पब्लिक सर्वेंट्स आर पनिशेबल अंडर दिस हेड। इस चैप्टर में हम इन सब की कंटेम्प्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। सेक्शन 172 सबसे पहले। सेक्शन 172 कहता है एब्सकॉन्डिंग टू अवॉइड सर्विस ऑफ समन और अदर प्रोसीडिंग। यहां पे आपको एक एक वर्ड का मतलब समझ में आना चाहिए। एब्सकॉन्डिंग का मतलब होता है भाग जाना। समन का मतलब होता है कोर्ट के द्वारा इशू किया एक नोटिस जो आपको कोर्ट में बुलाने के लिए होता है। यानी समन एक ऑफिशियल नोटिस होता है कोर्ट का, जो अगर आपके पास आया है तो मतलब आपको कोर्ट में जाना है। या तो वो आपको कोर्ट में बुलाने के लिए होता है या आपके पास रखा कोई डॉक्यूमेंट कोर्ट में बुलाने के लिए होता है, या किसी सवाल का जवाब कोर्ट आपसे चाहती है तो आपको बुलाया है समन देके कि आओ जवाब दो। और समन आपके पास आना, इसको कहते हैं सर्विस ऑफ समन्स। सेक्शन 172 क्या कहता है? Whoever abscond in order to avoid being served with a summon, notice or order proceeding from any public servant legally competent as such public servant to issue summon, notice or order shall be punished with simple imprisonment which may extend to 1 month। यानी कि कोई पब्लिक सर्वेंट जो कि लॉफुली एम्पावर्ड हो समन इशू करने के लिए, अगर वो समन इशू करता है, आपको ये चीज समझना, इसको मार्क करना कि समन आपके पास इशू अगर हो रहा है तो वो जो पर्सन इशू कर रहा है उसके पास कॉम्पिटेंसी भी होना चाहिए, वो लीगली कॉम्पिटेंट भी होना चाहिए। अगर वो लीगली कॉम्पिटेंट है और वो समन इशू करता है आपको बुलाने के लिए, या कोई नोटिस या कोई ऑर्डर आपको इशू करता है और आप उस नोटिस, समन या ऑर्डर को रिसीव करने से मना करते हो या उसकी सर्विस लेने से मना करते हो और लेने से दूर भाग जाते हो, एब्सकॉन्ड हो जाते हो, गायब हो जाते हो, तो आप यहाँ पे एक ऑफेंस कर रहे हो जिसमें आपको 1 महीने तक का सिंपल इंप्रिजनमेंट हो सकता है। पनिशमेंट यहाँ पे सिंपल इंप्रिजनमेंट है जो कि 1 महीने तक की हो सकती है, या फिर 500 रुपए का जुर्माना आपके ऊपर लगाया जा सकता है, या दोनों किया जा सकता है। 1 महीने तक की सजा भी दी जा सकती है, 500 रुपए तक का जुर्माना भी आपके ऊपर लगाया जा सकता है। और मैंने आपको बताया था कि ये जो समन, नोटिस या ऑर्डर होता है कि या तो कोर्ट में आपको बुलाने के लिए होता है या आपके पास रखा कोई डॉक्यूमेंट या रिकॉर्ड बुलाने के लिए भी हो सकता है। तो अगर वो समन आपको इन पर्सन बुलाने के लिए होता है, इन पर्सन बुलाने के लिए मतलब कि आपको खुद आना है, आपको कोर्ट में खुद आना है, उसके लिए वो आपको दिया गया है, या फिर आपको कोई डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रोड्यूस करवाना है खुद से या अपने एजेंट के थ्रू। अगर आपको खुद कोर्ट बुलाती है तो आपको इन पर्सन जाना होता है, आपको ही जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास रखा हुआ कोई डॉक्यूमेंट कोर्ट अगर बुलाती है तो उस केस में आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो वो डॉक्यूमेंट लेके आप खुद कोर्ट के पास चले जाओ या फिर आप वो डॉक्यूमेंट किसी और के थ्रू कोर्ट में पहुंचवा दो, क्योंकि वहां पे इंपॉर्टेंट आप नहीं हो, वहां पे इंपॉर्टेंट आपके पास रखा हुआ डॉक्यूमेंट है। तो यहाँ पे जो समन, अगर समन या नोटिस आपको इन पर्सन बुलाने के लिए हो या आपके पास रखा कोई डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कोर्ट में बुलाने के लिए हो, समझना इस बात को, कोर्ट में बुलाने के लिए हो, तो जो सिंपल इंप्रिजनमेंट है वो 6 महीने तक का हो सकता है, जो फाइन है वो 1000 रुपए तक का हो सकता है, ये दोनों भी हो सकते हैं। अब आप देखो, 1 महीने का इंप्रिजन 6 महीने में कन्वर्ट हो गया, 500 रुपए का फाइन 1000 रुपए में कन्वर्ट हो गया,
क्यों? बिकॉज यहां पे बात कोर्ट की है, यहां पे बात कोर्ट की है। ये जो सेक्शन है सेक्शन 172, ये तो हर पब्लिक सर्वेंट पे एप्लीकेबल है कि पब्लिक सर्वेंट चाहे कोई भी हो, चाहे वो रेवेन्यू ऑफिसर हो, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे वो कोई भी हो, ये सब पे एप्लीकेबल है। लेकिन कोर्ट को एक अलग ही महत्व दिया है कि अगर ये चीज आप कोर्ट के साथ करते हो, अगर सेक्शन 172 का ऑफेंस आप कोर्ट के साथ करते हो, तो उस केस में आपको सजा ज्यादा मिलेगी। ये चीज याद रखना। और एक और चीज बता दूं, ये जो ऑफेंस है सेक्शन 172 से लेके 188 तक के, ये सारे ऑफेंसेस में no court shall take the cognizance of offense except on the complaint in writing of the public servant concerned or some other public servant to whom he is administratively subordinate according to section 195 of CRPC। ये जो हम अभी ऑफेंस में कोई भी कोर्ट कॉग्निजेंस तब तक नहीं लेगी जब तक वो पब्लिक सर्वेंट जिसकी आपने कंटेम्प्ट की हो वो खुद राइटिंग में कंप्लेंट ना करे। मतलब अगर सेक्शन 172 में आप किसी कोर्ट की सर्विस को, समन की सर्विस को अगर अवॉइड कर रहे हो, एब्सकॉन्ड हो रहे हो, तो वो जो कोर्ट है ना, उसे राइटिंग में एक कंप्लेंट लिखना पड़ेगी, तो जाके कॉग्निजेंस लिया जाएगा। अगर रेवेन्यू ऑफिसर ने आपको बुलाया है और आप नहीं जाते हो, तो रेवेन्यू ऑफिसर यानी आप एब्सकॉन्ड हो जाते हो, तो रेवेन्यू ऑफिसर को एक राइटिंग में कंप्लेंट लिखना पड़ेगी, तो कॉग्निजेंस लिया जाएगा। तो ये चीज याद रखना कि सेक्शन 195 सीआरपीसी इन सब पे एप्लीकेबल होता है, और कोई भी कोर्ट इन ऑफेंसेस का तब तक कॉग्निजेंस नहीं लेगी जब तक वो पब्लिक सर्वेंट जिसके साथ कंटेम्प्ट हुआ हो वो राइटिंग में कंप्लेंट ना करे। और वो पर्सन अगर कंप्लेंट नहीं भी करता है तो वो जिसके सबऑर्डिनेट होता है, यानी कि उसका बड़ा अधिकारी भी कर सकता है। चलो, और एब्सकॉन्ड का मतलब सिर्फ ये मत समझना कि छोड़ के भाग जाना। एब्सकॉन्ड का मतलब ऑर्डिनरी सेंस में अपने आप को छुपाना भी होता है, यानी जानबूझ के अपने आप को छुपाना ताकि समन आपको सर्व ना हो सके, समन आपको मिल ना सके। सेक्शन 172 में ये दोनों आते हैं, आप इसको याद रखिएगा। बेलेबल ऑफेंस होता है, नॉन कॉग्निजेबल होता है, समझ में आ गया, लेकिन बेलेबल होता है, बेल इजीली मिल जाती है, सजा बहुत कम है। 173 की बात करते हैं, प्रिवेंटिंग सर्विस ऑफ समन और अदर प्रोसीडिंग और प्रिवेंटिंग द पब्लिकेशन देयर ऑफ। अब देखो, दिस सेक्शन पनिशेस द इंटेंशनल प्रिवेंशन ऑफ सर्विस ऑफ समन, नोटिस और ऑर्डर। इसके पिछले वाले सेक्शन में आपने क्या देखा कि आप समन आपको सर्व ना हो, नोटिस या ऑर्डर आपको सर्व ना हो, इसलिए आप खुद को एब्सकॉन्ड कर रहे थे, आप खुद को छुपा रहे थे, आप खुद को छुपा रहे थे। बट इस सेक्शन में यू आर इंटेंशनली प्रिवेंटिंग द सर्विस ऑफ समन, आप यहां पे समन को जानबूझकर सर्व होने से रोक रहे हो। पिछले वाले केस में आप समन को सर्व होने से नहीं रोक रहे थे, आप खुद को छुपा रहे थे, यानी समन आपको मिले ही ना, आप ऐसा काम कर रहे थे खुद को छुपा के। यहाँ पे आप खुद को छुपाने की जगह क्या करते हो, समन की ही सर्विस होने से उसको रोकने की कोशिश करते हो। जैसे कि अगर कोई समन आपके घर पे चस्पा करने आए हैं, वो लोग एफिक्स करने आए हैं, आप उनको एफिक्स नहीं करने दे रहे हो। अगर कोई प्रोक्लेमेशन आपके खिलाफ इशू हो रहा है तो आप उस पब्लिक सर्वेंट को प्रोक्लेमेशन इशू नहीं करने दे रहे हो। ये सारी चीजें इसमें आती है। रिफ्यूजल टू साइन अ समन, refusal to receive a summon, throwing off summon after service do not constitute offense of intentionally preventing the service of a summon under this section। एक और चीज याद रखना, अगर समन आपके पास आ चुका है तो जब समन आपको मिलता है तो उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी पे आपको साइन करके देना होता है। यानी एक समन की कॉपी तो आपको मिल जाती है और एक कॉपी पे आप साइन करते हो ताकि वो कोर्ट में वापस चला जाए, ताकि कोर्ट को पता चले कि आपको समन की कॉपी मिल चुकी है। तो अगर आप समन की उस कॉपी पे रिफ्यूज कर देते हो साइन करने से, या जब आपको समन देने वाला आता है पोस्ट मास्टर या कोर्ट का कोई ऑफिसर, तो आप उसको लेने से रिफ्यूज कर देते हो, या आप ले लेते हो और आप उन्हीं के सामने उसको थ्रो कर देते हो, फेंक देते हो, तो क्या ये सेक्शन 173 का ऑफेंस है? तो मैं बता दूं कि ये 173 का ऑफेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि 173 में ऑफेंस होता है प्रिवेंटिंग द सर्विस ऑफ समन, यानी समन को सर्व होने से रोकने की कोशिश कर रहे हो आप। यहां तो आप ऑलरेडी समन को रिसीव कर चुके हो, साइन करने से रिफ्यूज कर रहे हो, या आप उसको सामने देख रहे हो पर रिसीव करने से रिफ्यूज कर रहे हो, या आप रिसीव करके उसको फेंक रहे हो। तो यहाँ पे आप उसको सर्व होने से प्रिवेंट नहीं कर पाए क्योंकि वो तो सर्व हो गया, तो वो सेक्शन 173 का ऑफेंस नहीं कहलाएगा। उस केस में तो समन की डिलीवरी समझ ली जाएगी कि समन आपको मिल चुका है। ठीक है, तो ये सेक्शन क्या कहता है ये याद रखना। ये सेक्शन ये कहता है कि आप समन की सर्विस को किसी भी तरह से प्रिवेंट करते हो ताकि वो आपके पास ना पहुंचे, या फिर कोई प्रोक्लेमेशन पब्लिश हो रहा है तो आप उसको पब्लिश होने से रोकते हो ताकि वो पब्लिश ना हो। यहाँ पे सजा जो है वो 1 महीने तक की है, जुर्माना वही 500 रुपए तक का, सेम टू सेम। लेकिन वही सेम चीज कि अगर ये समन, नोटिस, प्रोक्लेमेशन अगर कोर्ट ने किया है तो इम्प्रिजनमेंट 6 महीने तक का,
फाइन 1000 रुपए तक का, और दोनों ये पनिशमेंट दोनों सेक्शन की सेम 172 और 173 दोनों की पनिशमेंट सेम। चलो 174 पे आते हैं। सेक्शन 174 जो है एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। 174 क्या कहता है? नॉन अटेंडेंस इन ओबीडियंस टू एन ऑर्डर फ्रॉम पब्लिक सर्वेंट। अब देखो ये बात करता है, किसी पब्लिक सर्वेंट ने यानी किसी लोक सेवक ने आपको आदेश दिया है, आपको ऑर्डर दिया है, के बाद भी आप उसके ऑर्डर को फॉलो नहीं करते हो और आप उसकी कोर्ट में अटेंड नहीं करते हो। जरूरी नहीं कि वो कोर्ट ही हो, अगर कोर्ट ऑफ जस्टिस ने किया है तो कोर्ट ही होगा बट अगर कोई और होगा तो कोर्ट थोड़ी होगा। कलेक्टर बुलाएगा तो वो कोर्ट थोड़ी कहलाएगी, वो भी पब्लिक सर्वेंट है। तो पब्लिक सर्वेंट अगर आपको किसी प्लेस पे, अच्छा पब्लिक सर्वेंट भी कौन सा? हु इज लीगली बाउंड, हु इज लीगली कॉम्पिटेंट, यानी जो आपको बुलाने के लिए कॉम्पिटेंट हो और लीगल तरीके से आपको बुला रहा हो, है ना, ये समझना। ऐसा ना हो कि कोई ऐसा ऑफिसर आपको बुला रहा है जिसके पास खुद के पास पावर नहीं है। अब जिस ऑफिसर के पास खुद के पास पावर नहीं होगी, अगर वो आपको बुलाएगा और आप नहीं भी जाओगे तो आप कोई ऑफेंस थोड़ी कर रहे हो, क्योंकि आप तो वहां पर ये डिफेंस उठा लोगे ना कि ये मुझे बुलाने के लिए कॉम्पिटेंट ही नहीं है। तो याद रखो कि पब्लिक सर्वेंट जो कॉम्पिटेंट हो, अगर वो आपको कोई ऑर्डर देता है बुलाने के लिए, तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप उसके पास जाओ, जिस प्लेस पे वो आपको बुला रहा है आप वहां पे जाओ। लेकिन अगर आप नहीं जाते हो तो मतलब कि आप नॉन अटेंडेंस इन ओबीडियंस टू द ऑर्डर ऑफ पब्लिक सर्वेंट कर रहे हो, जो कि सेक्शन 174 है। इस सेक्शन में द ऑफेंस कमिटेड बाय दिस सेक्शन इज एन इंटेंशनल ओमिशन टू अपीयर। याद रखना, यहां पे आप इंटेंशनली ओमिट करते हो जाने से। अगर आपके पास कोई जेन्युइन रीजन है तो वो अलग बात है, बट यू आर इंटेंशनली ओमिटिंग टू अपीयर, तो फिर वो सेक्शन 174 में ऑफेंस है। कहां जाने के लिए आप इंटेंशनली ओमिट कर रहे हो? एट अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्लेस इन इंडिया, एट अ पर्टिकुलर टाइम, before a specified public functionary, in obedience to summon, notice or order not defective in form and issued by an officer having jurisdiction in the matter। जो समन या नोटिस या ऑर्डर आपको दिया है उस पब्लिक सर्वेंट ने अपीयर होने के लिए, वो डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए। डिफेक्टिव नहीं होने का मतलब कि इलीगल नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसकी कोई वैल्यू ना हो, वो गलत तरीके से भेज रहे हो। अगर गलत तरीके से वो भेजेंगे और आप नहीं जाओगे तो आपने ऑफेंस नहीं किया। अगर उनके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है और उन्होंने आपको बुलाया, आप नहीं जाओगे, आपने ऑफेंस नहीं किया। ये याद रखिएगा। सजा की बात करूंगा यहाँ पे, फिर से सेम सजा, 1 महीने तक का इंप्रिजनमेंट, 500 रुपए तक का फाइन। और सेम चीज की अगर ये जो आपने नॉन अटेंडेंस की है, अगर ये कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा की, यानी कोर्ट ने आपको बुलाया और आप नहीं जाते, तो आपको वहां पर जो इंप्रिजनमेंट है वो 6 महीने तक का, फाइन 1000 रुपए तक का, और दोनों सजा यहाँ पे भी पूरा सेम टू सेम है। ठीक है, सेक्शन 174 ये कंप्लीट हो गया। एग्जाम्पल दिखाता हूं उसका मैं आपको, कि अगर आपको किसी हाईकोर्ट ने बुलाया है, आपको किसी हाईकोर्ट ने बुलाया है समन भेज के कि आपको अपीयर होना है, आपको समन मिल चुका है, बट उसके बाद भी आपने इंटेंशनली हाईकोर्ट में जाने को ओमिट कर दिया, आप हाईकोर्ट में नहीं गए, तो आपने यहाँ पे सेक्शन 174 का ऑफेंस कर दिया। ठीक है, उसके बाद आपको किसी डिस्ट्रिक्ट जज ने बुलाया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एज अ विटनेस। ठीक है, आप किसी केस में विटनेस हो और आपको डिस्ट्रिक्ट जज ने बुलाया है, आपको समन मिल गया है, बट आपने इंटेंशनली जानबूझ के जाना जरूरी नहीं समझा और आप नहीं गए, आपने इंटेंशनली ओमिट कर दिया वहां पे जाना, तो आपने भी सेक्शन 174 का एक ऑफेंस कर दिया है। ठीक है, तो ये बड़े सिंपल सा ऑफेंस है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब बात करते हैं सेक्शन 174 ए की। अब 174 ए है, आगे ए लगा हुआ है, इसका मतलब बाद में इंसर्ट हुआ है। इट इज इंसर्टेड बाय एक्ट नंबर 25 ऑफ 2005 में आया था 174 ए, नॉन अपीयरेंस इन रिस्पॉन्स टू अ प्रोक्लेमेशन अंडर सेक्शन 82 ऑफ एक्ट नंबर 21 ऑफ 1974। अब ये जो एक्ट नंबर 21 ऑफ 1974 जिसको ये बोल रहे हैं, एक्चुअल में वो एक्ट कुछ और नहीं, वो सीआरपीसी की बात कर रहे हैं। ये बात कर रहे हैं सीआरपीसी। आप सीआरपीसी अगर पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ेगा सीआरपीसी में एक सेक्शन 82 है। ठीक है, वो जो सेक्शन 82 है सीआरपीसी का, वहां पे एक प्रोक्लेमेशन की बात होती है। प्रोक्लेमेशन यानी कि कोई व्यक्ति जो कोर्ट के नोटिस पे अपीयर नहीं होता या इग्नोर करता है या नहीं होना चाहता, तो कोर्ट वहां पे एक प्रोक्लेमेशन इशू कर देती है, उद्घोषणा इशू कर देती है कि ये व्यक्ति एब्सकॉन्ड हो रहा है। और ऐसे व्यक्ति को फिर हम प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर बोलने लग जाते हैं कि ये व्यक्ति तो भाग गया है। फिर जब एक बार वो प्रोक्लेम्ड हो जाता है, जब एक बार वो पूरा उद्घोषणा उसकी हो जाती है, उसके बाद भी अगर वो नहीं आता है, तो कोई भी पुलिस किसी भी जगह से उसको गिरफ्तार करने के लिए, उसको अरेस्ट करने के लिए एम्पावर्ड हो जाती है कि अब ये व्यक्ति कहीं से भी मिलेगा तो हम इसको गिरफ्तार करके कोर्ट में ले जाएंगे क्योंकि ये एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है। तो इसका पहला वाला जो सेक्शन था जो हमने अभी पढ़ा, उसमें हम नॉर्मल समन जो कोर्ट का आया है या नॉर्मल ऑर्डर जो कोर्ट का आया है,
या नॉर्मल नोटिस जो आया है हम उसमें नहीं गए थे, हम उसमें नॉन अपीयर हुए थे, नॉन अटेंड हुए थे। बट इस वाले सेक्शन में अगर कोर्ट ने प्रोक्लेमेशन इशू किया है सेक्शन 82 ऑफ सीआरपीसी में और फिर भी हम अपीयर नहीं हुए, तो क्या होगा वो 174A बताता है। तो ये कहता है कि इन सेक्शन 82 ऑफ सीआरपीसी to provide for the declaration of a person as a proclaimed offender if he fails to appear in spite of the proclamation published under subsection 1 of that section. सेक्शन 82 जो है सीआरपीसी का, उसके सबसेक्शन 1 के अंदर प्रोक्लेमेशन को पब्लिश करने का प्रोसेस लिखा है। अगर प्रोक्लेमेशन पब्लिश हो गया न्यूज़पेपर वगैरह में, उसके बाद भी आप अपीयर नहीं हुए, तो आपने वहां पे सेक्शन 174A का ऑफेंस कर दिया। और ये जो ऑफेंस आपने किया है इसकी सजा ज्यादा है, इसमें आपको 3 ईयर तक का इंप्रिजनमेंट है, फाइन भी है और दोनों भी हो सकता है, यानी 3 साल तक की जेल हो सकती है, फाइन हो सकता है जो कि अनलिमिटेड है, और दोनों भी हो सकता है। और उसी सेक्शन के अंदर एक सबसेक्शन 4 भी है, उस सबसेक्शन 4 के अंदर डिक्लेरेशन कर दिया जाता है, डिक्लेरेशन ऑफ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। मतलब सबसेक्शन 1 के अंदर तो प्रोक्लेमेशन पब्लिश होता है, वहां तो सिर्फ पब्लिश हुआ है कि अभी पब्लिश कर रहे हैं न्यूज़पेपर में, अगर वो पढ़ेगा तो आ जाएगा। लेकिन सबसेक्शन 4 के अंदर तो डिक्लेयर ही कर देते हैं कि ये तो अभी भी नहीं आया, मतलब अब इसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर दो, सारी पुलिस को ये पावर दे दो कि कहीं से भी ये मिले तो उसको पकड़ के ले आओ। तो अगर सबसेक्शन 4 में ऐसा डिक्लेरेशन हो जाता है, उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया जाता है, फिर भी वो अपीयर नहीं होता, तो भी उसने सेक्शन 174A का ऑफेंस किया, लेकिन इस ऑफेंस के लिए अब उसकी जो सजा है वो 7 साल तक की हो जाएगी और साथ में फाइन भी लगाया जाएगा। यहाँ पे और वाली बात नहीं है, अब यहाँ पे एंड वाली बात हो गई कि फाइन तो लगेगा ही लगेगा, 7 साल तक की सजा प्लस फाइन। ठीक है, तो ये सेक्शन 174A था, ये बेसिकली प्रोक्लेमेशन के साथ रिलेटेड था। आप इसको इस तरह से याद रखोगे कि अगर प्रोक्लेमेशन इशू हुआ है, प्रोक्लेमेशन अगर पब्लिश हुआ है और आप नहीं जाते हो तो भी आप ऑफेंस कर रहे हो, और अगर आप प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर हो चुके हो फिर भी नहीं जाते हो तो भी आप इस सेक्शन में ऑफेंस कर चुके हो। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। चलिए 175 पे आते हैं। हाँ प्रीत, आप कुछ पूछ रहे थे? सर सेक्शन 172 और 173 में डिफरेंस क्या है सर? 172 में आप अपने आप को छुपा रहे हो, आप अपने आप को एब्सॉर्ड कर रहे हो। 173 में आप अपने आप को नहीं छुपा रहे हो, आप सिर्फ सर्विस को लेने से मना कर रहे हो या आप सर्विस को लेने से रोक रहे हो। सर्व आपके घर पे हो रहा है और आप इंटेंशनली उसको प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहे हो। अपने आप को छुपाना और समन को सर्विस लेने से मना करना, सामने खड़े होके, दोनों में फर्क होता है ना। खुद को छुपाओगे सर समन लेने के लिए, मतलब वो घर देने आया है, हम तब नहीं ले रहे हैं, तब सेक्शन 173 लगेगा। और हम मिल ही नहीं रहे हैं उसको तो 172 लगेगा। तो 172 लगेगा, यानी हम अपने आप को ऐसा अंडरग्राउंड कर चुके हैं कि हमें कोर्ट ढूंढ ना पाए, हमें समन ना दे पाए, तो 172 लगेगा। ठीक है, और खैर यहाँ पे पता है क्या होता है, चूंकि ये दोनों ऑफेंस एक सेम लेवल के ऑफेंसेस है ना, मतलब दोनों का जो जिस्ट है वो यही है कि आप समन ले नहीं रहे हो। और आप देखो दोनों सेक्शन में सजा भी ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट क्या 100% ही सेम है। तो कभी अगर कोई सेक्शन ऊपर नीचे भी इसमें हो जाता है तो उससे कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं आएगा। यानी कि ऐसे बहुत सारे इंस्टेंस होते हैं जब इन दोनों में से कोई सा भी सेक्शन लगा के आपको पनिश कर दिया जाएगा और वो प्रोसीडिंग इलीगल नहीं कहलाएगी। ठीक है, क्योंकि सजा दोनों की सेम इसी पर्पज से रखी है कि अगर कभी कंफ्यूजन के कारण सेक्शन ऊपर नीचे लग भी जाता है तो उससे कोई इलीगलिटी क्रिएट ना हो, है ना। तो दोनों एक सेम लेवल के ऑफेंसेस है, आप उसको साथ में भी कंसीडर कर सकते हो। चलो 175 पे आते हैं। सेक्शन 175, omission to produce document or electronic record to public servant by person legally bound to produce it। अब आप सेक्शन 175 में क्या कर रहे हो? अभी तक तो आप खुद नहीं जा रहे थे, कोई कोर्ट आपको बुलाए, कोई पब्लिक सर्वेंट आपको बुलाए, आप खुद नहीं जा रहे थे। बट नाउ सेक्शन 175 जो बात करता है वो बात करता है कि आपको किसी पब्लिक सर्वेंट ने डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रोड्यूस करने का बोला है, या आप लीगली बाउंड हो कोई डॉक्यूमेंट या कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पब्लिक सर्वेंट के पास ले जाने के लिए, बट आप लेके नहीं जा रहे हो। तो इसमें लिखा है कि दिस सेक्शन पनिशेस पर्सन हु रिफ्यूज टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स व्हिच दे आर लीगली बाउंड टू प्रोड्यूस बिफोर अ पब्लिक सर्वेंट। ये सेक्शन उन लोगों को पनिश करता है जो लीगली बाउंड होते हैं पब्लिक सर्वेंट के सामने कोई डॉक्यूमेंट ले जाने के लिए, बट वो डॉक्यूमेंट लेके नहीं जाते। ठीक है, इसमें लिखा है whoever being legally bound to produce or deliver any document or electronic record of any public servant as such
intentionally omit so to produce or deliver the same shall be punished with simple imprisonment up to 1 month, fine up to 500 rupees or both। और अगर यही डॉक्यूमेंट आपको किसी कोर्ट के सामने ले जाना होता और आप नहीं लेके जा रहे हो तो सजा आपको 6 महीने तक की, फाइन आपको 1000 रुपए तक का, और दोनों भी लगाया जा सकता है। देखिए सजा फिर से वही वही आने लग गई वापस से, जो 172 और 173 में देखी थी वही सेम सजा यहाँ पे भी आ चुकी है। ठीक है, अब एक चीज समझिए इसमें, ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 175, 178, 179, 180 एंड 228, अपन जो पढ़ रहे हैं 175 है, तो ये भी इंक्लूडेड है इसमें। पर से डू नॉट अमाउंट टू कंटेम्प्ट, ये कंटेम्प्ट नहीं कहलाते, दे आर कंटेम्प्ट ओनली इफ दे आर कमिटेड इन द व्यू और प्रेजेंस ऑफ द कोर्ट। ये जो ऑफेंस ये जो हमने ऑफेंस पढ़ा ना अभी, ओमिशन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, जिस चैप्टर में ये फॉल कर रहा है उस चैप्टर का नाम है कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी। हम जिस चैप्टर में इसको पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम है कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी। बट आपको बता दूं, ये ऑफेंस अपने आप में कंटेम्प्ट नहीं कहलाता है। अगर ये ऑफेंस आप अकेले करते हो तो इसमें ये कंटेम्प्ट नहीं कहलाता है। ये कंटेम्प्ट तभी कहलाता है when it is committed in the view or the presence of the court, otherwise they remain offenses under the IPC simpliciter। ठीक है, समझ रहे हो बात को? इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि अगर आप कोई डॉक्यूमेंट आपके पास रखा हुआ है और उस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई प्रोसीडिंग केस में चल रही, किसी भी कोर्ट में अगर कोई प्रोसीडिंग चल रही है, वो डॉक्यूमेंट आपके पास रखा है, अब क्योंकि आप डॉक्यूमेंट रख के बैठे हो, आप लेके नहीं जा रहे हो कोर्ट, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कंटेम्प्ट कर रहे हो, वो ऑफेंस नहीं है सेक्शन 175 का। हम ये नहीं बोल सकते कि देखो यार आप तो ओमिट कर रहे हो उस डॉक्यूमेंट को कोर्ट में ले जाने से। नहीं भैया, कुछ नहीं, ये कंटेम्प्ट है ही नहीं। ये कंटेम्प्ट तब बनेगा जब कोर्ट के व्यू में या कोर्ट की प्रेजेंस में हम ऐसा करते हैं। यानी कोर्ट ने हमको बोला है कि तुम इस डॉक्यूमेंट को लेके आओ, फिर भी हम उस डॉक्यूमेंट को लेके नहीं जा रहे, फिर भी हम ओमिट कर रहे हैं उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने का, या कोर्ट को उस डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है और कोर्ट ढूंढ रही है वो डॉक्यूमेंट किसके पास है, फिर भी हम लेके नहीं जा रहे हैं, तब जाके ये ऑफेंस कहलाएगा सेक्शन 175 का। अदरवाइज ये सेक्शन सिर्फ नाम का ऑफेंस है। ठीक है, तो ये चीज समझना, ये अपने आप में कंटेम्प्ट नहीं कहलाते हैं। ये कंटेम्प्ट तभी कहलाते हैं जब कोर्ट के प्रेजेंस में ये चीज हो रही हो, यानी कोर्ट ने रिक्वायर की हो और हम ऐसा करते हो, या कोर्ट चाहती हो फिर भी हम नहीं दे रहे हैं, तब ये कंटेम्प्ट कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि कंटेम्प्ट का मतलब होता है किसी लॉफुल अथॉरिटी की कमांड को फॉलो नहीं करना। तो जब तक उस लॉफुल अथॉरिटी ने कमांड ही नहीं दिया तब तक फॉलो और नहीं फॉलो करने का सवाल ही नहीं उठता है। तो ये चीज याद रखना। चलिए सेक्शन 176 पे आ जाते हैं। सेक्शन 176 की बात करेंगे तो उसमें लिखा है ओमिशन टू गिव नोटिस और इंफॉर्मेशन टू पब्लिक सर्वेंट बाय पर्सन लीगली बाउंड टू गिव इट। अब यहां पे आपको जो सजा मिल रही है या आपका जो ऑफेंस हो रहा है वो हो रहा है कि आप किसी पब्लिक सर्वेंट को नोटिस या इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हो जो आप उसको देने के लिए बाउंड हो। Whoever being legally bound to give any notice or to furnish information on any subject to any public servant intentionally omit to give such notice or furnish such information in the manner and at the time required by law। मतलब पहली रिक्वायरमेंट इस सेक्शन की क्या है, इस ऑफेंस की क्या है, कि आप वो इंसान होना चाहिए जो लीगली बाउंड हो किसी पब्लिक सर्वेंट को कुछ बताने के लिए या उस पब्लिक सर्वेंट को कुछ इंफॉर्मेशन देने के लिए आप लीगली बाउंड हो और आप नहीं दे रहे हो तो आप यहाँ पे ऑफेंस कर रहे हो, आपको उसके लिए पनिश किया जाएगा। अब ऐसे बहुत सारे इंस्टेंस होते हैं जहां पे आपको पब्लिक सर्वेंट को इंफॉर्मेशन देने की जरूरत होती है। सीआरपीसी में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके ऊपर ये ड्यूटी लगाई जाती है कि वो पब्लिक सर्वेंट को इन्फॉर्म करे अगर कुछ भी घटना होती है। तो ये सेक्शन वहीं अप्लाई होता है। दिस सेक्शन अप्लाई टू पर्सन अपॉन हुम एन ऑब्लिगेशन इज इम्पोज्ड बाय लॉ टू फर्निश इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक सर्वेंट। यानी किसी लॉ ने आपके ऊपर ये ऑब्लिगेशन लगाया है कि आप पब्लिक सर्वेंट को इन्फॉर्म करो। किसी लॉ ने आपके ऊपर ये ऑब्लिगेशन लगाया है कि आप पब्लिक सर्वेंट को अगर कुछ भी होता है तो इन्फॉर्म करो। दिस सेक्शन अप्लाइज टू दोस पर्सन ओनली and the penalty which the law provide is intended to apply to parties who commit an intentional breach of such obligation। और यहां पे जो पनिशमेंट है वो सिर्फ उसी को मिलेगी जो इंटेंशनली इस चीज का ब्रीच करता है। ये जो आपके ऊपर ऑब्लिगेशन लगाई है किसी लॉ ने इंफॉर्मेशन देने की, इसका ब्रीच करना, लेकिन सिर्फ ब्रीच करना नहीं, इंटेंशनली ब्रीच करना, यानी ये जानते हुए कि आपकी वो ड्यूटी है फिर भी आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हो। एंड इट इज नॉट एप्लीकेबल वेयर द पब्लिक सर्वेंट हैव ऑलरेडी ऑब्टेन्ड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर सोर्सेस। अब एक और चीज समझना, आपको यहाँ पे पनिश क्यों किया जाता है? सिर्फ इसलिए क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन देने के लिए आप ऑब्लाइज थे, जो इन्फॉर्मेशन आपको पब्लिक सर्वेंट को देना थी वो आपने नहीं दी। पनिश किया जा रहा है इसलिए क्योंकि पब्लिक सर्वेंट को इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। तो अगर पब्लिक सर्वेंट को वो इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे सोर्स से ऑलरेडी मिल गई है तो फिर आपने कोई ऑफेंस नहीं किया। ठीक है, यानी आपके ऊपर ड्यूटी थी आप इन्फॉर्म करो पब्लिक सर्वेंट को, बट आपने इंटेंशनली
पब्लिक सर्वेंट को इन्फॉर्म नहीं किया, यानी कि आपने अपनी ड्यूटी का ब्रीच कर दिया, बट पब्लिक सर्वेंट को वो इंफॉर्मेशन किसी और सोर्स से मिल गई, तो आप बच गए, आपने कोई ऑफेंस नहीं किया। ये चीज याद रखना। अब बात कर लेते हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन है इसके लिए आपको सजा कितनी मिलने वाली है। तो देखो, अगर पब्लिक सर्वेंट को किसी बेसिक से सब्जेक्ट पे ये इन्फॉर्मेशन आपने नहीं दी तो 1 महीने तक का इंप्रिजनमेंट हो सकता है, 500 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, दोनों भी हो सकता है। इफ अ नोटिस और इन्फॉर्मेशन टू बी गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस और इज रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग द कमीशन ऑफ ऑफेंस और द एप्रीहेंशन ऑफ ऑफेंडर, द सिंपल इंप्रिजनमेंट में एक्सटेंड टू 6 मंथ फाइन विथ 1000 रुपीज इन बोथ। यानी कि एक तो जनरल इन्फॉर्मेशन अगर आपने नहीं दी तो 500 रुपए तक का जुर्माना, 1 महीने तक की जेल, और दूसरा किसी पर्टिकुलर ऑफेंस से रिलेटेड अगर इन्फॉर्मेशन नहीं दी, या फिर पब्लिक सर्वेंट ने आपसे जानबूझ के खुद वो इन्फॉर्मेशन मांगी है, या फिर कोई ऑफेंस होने वाला है उसको रोकने के लिए जो इन्फॉर्मेशन आपको देना थी वो नहीं दी, या फिर किसी ऑफेंडर का पता लगाने के लिए जो इन्फॉर्मेशन देना थी वो नहीं दी, तो उस केस में जो आपका इंप्रिजनमेंट है वो 6 महीने तक का, फाइन 1000 रुपए तक का हो सकता है। मतलब बात समझ रहे हो, थोड़ा सा ऑफेंस यहाँ पे बड़ा हो गया इसलिए यहाँ पे सजा बढ़ा दी। जो इन्फॉर्मेशन आपने नहीं दी उसके कारण कोई ऑफेंस हो गया, या जो इन्फॉर्मेशन आप नहीं दे रहे हो उसके कारण कोई ऑफेंस होने से रोका जा सकता था, या जो इन्फॉर्मेशन आप नहीं दे रहे हो उससे एक ऑफेंडर अप्रहेंड होने से बच गया, तो आपको सजा ज्यादा मिलेगी। और तीसरी चीज, इफ द नोटिस और इन्फॉर्मेशन इज टू बी रिक्वायर्ड बाय एन ऑर्डर पास्ड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 565 ऑफ सीआरपीसी। आप ये सीआरपीसी का सेक्शन 565 देखिएगा, इसमें पब्लिक सर्वेंट खुद नोटिस देके आपसे इन्फॉर्मेशन मांगता है। तो अगर वो खुद आपसे नोटिस देके इन्फॉर्मेशन मांगता है फिर भी आप नहीं देते हो, तो उस केस में भी इंप्रिजनमेंट 6 महीने तक का, फाइन 1000 रुपए तक का, और दोनों भी हो सकता है। ठीक है, तो एक तरफ तो सजा 1 महीने की है और बाकी के दो तरफ सजा जो है वो 6-6 महीने की, 1000-1000 रुपए का जुर्माना, या दोनों एक साथ। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। सेक्शन 176 कंप्लीट हो गया। चलिए सेक्शन 177 की बात करते हैं। सेक्शन 177 बात करता है फर्निशिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन। फर्निशिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन, अब देखिए अभी अपन ने सेक्शन 176 पढ़ा। सेक्शन 176 में आपने क्या पढ़ा? ओमिशन टू गिव इंफॉर्मेशन। आप वो पर्सन हो जिसको किसी लॉ ने या अथॉरिटी दी है कि आप, आपके ऊपर ये ड्यूटी लगाई है कि आप पब्लिक सर्वेंट को इन्फॉर्म करो, आपने इन्फॉर्म नहीं किया, आपने ओमिट कर दिया इन्फॉर्म करने से, तो सेक्शन 176 आपके ऊपर लग गया। बट मैं कहता हूं कि आपने इन्फॉर्म तो किया, आपके ऊपर जो ड्यूटी थी इन्फॉर्म करने की आपने वो तो किया, बट आपने झूठी इंफॉर्मेशन दे दी। इंफॉर्मेशन नहीं दोगे तो सेक्शन 176 में जाओगे, और इंफॉर्मेशन अगर दोगे पर गलत दोगे तो सेक्शन 177 में अंदर जाओगे। बट एक और चीज, ये दोनों ही सेक्शन की एक कॉमन चीज है, these two sections apply only to those person who are under a legal obligation to inform the public servant। ये दोनों ही सेक्शन सिर्फ उस इंसान पे अप्लाई होते हैं जिसके ऊपर किसी लॉ ने ड्यूटी लगाई है इंफॉर्मेशन देने की। अगर वो पर्सन लीगली ऑब्लाइज्ड नहीं है इंफॉर्मेशन देने के लिए, तो ना तो उस पर सेक्शन 176 लगेगा, ना उस पर सेक्शन 177 लगेगा। Persons who are not under a legal obligation to furnish information cannot be dealt with under these sections। Furnishing false information is a distinct offense from omission to give information। ये तो हमको खुद ही समझ में आ रहा है कि false information देना और information ही नहीं देना, इन दोनों में बहुत फर्क होता है। ठीक है, मैं एग्जांपल दिखाता हूं इसका एक। The accused, having been aware of the fact that she belonged to Havyak Brahman Samaj by caste, furnished false information to the authority and obtained admission by producing false caste certificate। The ingredients of section 177 are proved। देखो क्या होता है कि आप जब किसी स्कूल में एडमिशन लेने जाते हो, मान लो, या स्कूल में नहीं, चलो आप मान लो किसी पर्टिकुलर जगह पे आप एडमिशन लेने जा रहे हो, किसी भी जगह पे, कोई ऐसी जगह जहां पे आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगता हो, अगर आप वहां एडमिशन लेने जा रहे हो तो आप जब वहां पे कास्ट सर्टिफिकेट सबमिट करते हो तो वो आपसे ये कहते हैं कि भाई देखो, तुम ये जो कास्ट सर्टिफिकेट दे रहे हो तुम ये एकदम सही दे रहे हो, इस चीज को तुम लिखो, तुम यहाँ पे कुछ झूठ नहीं बोल रहे हो अपनी कास्ट के बारे में, तुम अपनी सच सच इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, आप ऐसा लिखो। और आपको वो लिखना पड़ता है, वो फॉर्म जो फिल करवाते हैं उस फॉर्म में आपको लिखना पड़ता है कि वट एवर आई एम सेइंग, वट एवर आई एम स्टेटिंग इज ट्रू टू माई नॉलेज एंड माई बिलीफ, और मैंने यहाँ पे कुछ नहीं छुपाया है। वहां पे आपकी एक लीगल ड्यूटी है कि अगर आप कुछ छुपा रहे हो तो उनको बता दो, क्योंकि लॉ ने आपके ऊपर ये ड्यूटी इंपोज करी है ना कि आप वहां झूठ नहीं बोलोगे। तो एक्यूज ने क्या किया, एक्यूज ये जानता था कि वो एक हव्यक ब्राह्मण समाज का है, यानी कि वो एक ब्राह्मण कास्ट का पर्सन है, बट फिर भी उसने जो सर्टिफिकेट बनाने वाली अथॉरिटी होती है, कास्ट सर्टिफिकेट बनाने वाली अथॉरिटी, उस अथॉरिटी को जाके फॉल्स इंफॉर्मेशन दिया
कि मैं ब्राह्मण नहीं हूं, यानी उसने ब्राह्मण के बारे में कुछ कहा ही नहीं, उसने जाके सिर्फ ये कह दिया कि मैं तो इस कास्ट को बिलोंग करता हूं। उसने फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे दी, उस फॉल्स इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे उसको सर्टिफिकेट इशू हो गया, उस सर्टिफिकेट के बेसिस पे उसने जाके किसी स्कूल में एडमिशन ले लिया। अब यहाँ पे सेक्शन 177 के जो इंग्रेडिएंट्स है वो सारे प्रूव हो रहे हैं। इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? इंग्रेडिएंट्स ये होते हैं कि सबसे पहली चीज, आपने किसी पब्लिक सर्वेंट को, जहां पे आप सच बोलने के लिए लीगली बाउंड थे, जहां पे आपको ट्रू इन्फॉर्मेशन देना थी, वहां पे आपने ये जानते हुए कि जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो वो गलत है, आपने वो इन्फॉर्मेशन दी। यानी एक पब्लिक सर्वेंट जिसके सामने आपको सच कहना था, आपने वहां पे झूठ कहा, गलत इन्फॉर्मेशन दी। ये पता है आपको कि आप इन्फॉर्मेशन गलत दे रहे हो, फिर भी आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी। यही तो इंग्रेडिएंट है, और ये इंग्रेडिएंट प्रूव हो गया, सेक्शन 177 प्रूव हो गया। पनिशमेंट 6 महीने तक की जेल हो सकती है, 1000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, और दोनों भी हो सकता है। और जो इंफॉर्मेशन आप लीगली बाउंड थे बताने के लिए, अगर वो किसी ऑफेंस से रिलेटेड है, या वो किसी ऑफेंस को रोकने से रिलेटेड है, या वो किसी ऑफेंडर को अप्रहेंड करने से रिलेटेड है, तो सजा 2 साल तक की हो सकती है, फाइन भी हो सकता है, दोनों भी हो सकता है। तो देखो सजा इस तरह से इसमें दी जाती है। एक और बार रिपीट करता हूं कि सेक्शन 172 से लेकर 188 तक के जितने भी ऑफेंसेस है वो सारे सीआरपीसी के सेक्शन 195 के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, यानी कि नो कोर्ट शेल टेक द कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस except on the complaint in writing of the public servant concerned or some public servant to whom he is administratively subordinate. This is a mandatory provision. अगर आपने किसी अथॉरिटी के सामने फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करी है, तो पुलिस आपको ऐसे ही उठा के जेल में नहीं डाल सकती, या पुलिस उस मैटर का कॉग्निजेंस अपने आप नहीं ले सकती। ये कॉग्निजेंस तभी लिया जाएगा जब वो अथॉरिटी आपकी रिटर्न में कंप्लेंट करे कि आपने उनके सामने फॉल्स इंफॉर्मेशन दिया, यानी आपने सेक्शन 177 का ऑफेंस किया। यहां पे अगर कास्ट सर्टिफिकेट अथॉरिटी के सामने आपने झूठी इंफॉर्मेशन दी है, तो आपके ऊपर केस तभी बनेगा जब वो कास्ट सर्टिफिकेट अथॉरिटी जो है, जो अथॉरिटी कास्ट सर्टिफिकेट बनाती है, वो आपकी रिटर्न में कंप्लेंट करे, तो आपने ऑफेंस किया, तो आपके ऊपर इसका कॉग्निजेंस लिया जाएगा, अदरवाइज नहीं लिया जाएगा, याद रखिएगा। चलिए सेक्शन 177 हो गया। एग्जाम्पल, इसके इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। एक लैंड होल्डर है, एक लैंड होल्डर माने कि मेरी जमीन है, मैं जानता हूं कि मेरी जमीन पे, मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर किसी का मर्डर हुआ है। अब यार देखो, मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर अगर किसी का मर्डर हो जाता है, तो अकॉर्डिंग टू द लॉ मेरी ये ड्यूटी बनती है कि मैं उस चीज की इंफॉर्मेशन दूं, ठीक है, मैं उस चीज की इंफॉर्मेशन दूं, पर मैं नहीं देता। कमीशन ऑफ ऑफेंस की इंफॉर्मेशन आपको देना पड़ती है, सीआरपीसी में आप इसके लिए बाउंड हो, अगर आपकी जमीन पे या आपके आसपास होता है। मैंने इंफॉर्मेशन नहीं दी, मैंने कौन सा ऑफेंस किया? फटाफट बताओ। मैंने इंफॉर्मेशन नहीं दी पब्लिक सर्वेंट को, मैंने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया, मैंने कौन सा ऑफेंस किया? 176। लेकिन मैंने इन्फॉर्म तो किया। मैंने क्या किया? मैंने अपना फोन निकाला, मैंने फोन लगाया, मैंने फोन लगा के पुलिस को बोला कि भाई साहब, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, यहाँ मेरे खेत के ऊपर उसको सांप ने डस लिया है, जबकि मुझे पता है कि उसका तो मर्डर हुआ है, बट मैंने इन्फॉर्मेशन क्या दी कि उसको सांप ने डस लिया है। अब मैंने कौन सा ऑफेंस किया? 177। क्योंकि मैंने इन्फॉर्म तो किया, बट मैंने फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी, ठीक है। तो ये 176 और 177। अच्छा, इस केस में चूंकि सेक्शन 177 अगर मेरे ऊपर लगेगा, जब मैंने उनको इन्फॉर्म किया है कि इस व्यक्ति को किसी सांप ने डस लिया है, तो मुझे बताओ कि यहाँ पे उसको सजा कौन सी वाली मिलेगी? या सजा उसको 6 महीने वाली सिंपल इंप्रिजनमेंट वाली मिलेगी, या वो 2 साल वाली एक्सटेंशन वाली जो मैंने बताई वो मिलेगी? जो मैंने फॉल्स इन्फॉर्मेशन दिया है अभी, वो इन्फॉर्मेशन सांप से डसने वाला, उसमें आपको 6 महीने का सिंपल इंप्रिजनमेंट मिलेगा या 2 साल तक का इंप्रिजनमेंट मिलेगा? सेक्शन 177 में दो पनिशमेंट। 2 साल वाला। 2 साल वाला, वाई 2 साल वाला क्यों मिलेगा? सर क्योंकि आप लीगली बाउंड हो सर, कमीशन ऑफ एन ऑफेंस को बताने के लिए। अगर सर आपको सिर्फ ये पता होता कि हाँ भाई वहां पे मर्डर हुआ है, मतलब आपको किसी ने बताया होता कि भाई वहां पे मर्डर हुआ है, और तब आप अगर पुलिस को बोलते तो सर तब आपको 6 महीने की सजा होती। लेकिन आपको पता है कि ऑफेंस कमीशन हुआ है, आपके सामने हुआ है, तो सर तब 2 साल वाली मिलेगी आई थिंक। ठीक है, बट इसको ऐसे याद रखो कि अगर ऑफेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गलत दोगे तो सजा 2 साल ही मिलना है। बाकी दूसरे केसेस में जहां पे ऑफेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं होती, कोई दूसरी इंफॉर्मेशन होती है, जैसे इसमें ये भी होता है सीआरपीसी में कि अगर आप एक विलेज में रहते हो और आपके विलेज में अगर कोई अननोन पर्सन नया नया आया है, जो आपके विलेज का रहवासी नहीं है, यानी कि वो आपके गांव में नहीं रहता है, बट वो नया नया आया है, तो आप उसकी इंफॉर्मेशन भी दोगे। अगर वो नहीं दोगे तो, या फिर गलत दे दोगे, तो 6 महीने का इंप्रिजनमेंट मिलेगा।